नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल के सबसे ताज़ा खबरों के साथ। आज हम आपको 19 नवंबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। शिमला से ठंडे हुए ऊना सोलन, प्रदेश में 24 नवंबर तक बारिश बर्फबारी नहीं। हिमाचल में पिछले कई दिनों से खिल रही लगातार धूप के कारण दिन के समय जहां मौसम सुहावना बना हुआ है, तो वहीं सुबह और शाम के समय ठंड हल्की बढ़ गई है। आलम यह है कि मैदानी क्षेत्रों की तुलना में निचले क्षेत्रों में ठंड ज्यादा है। राजधानी शिमला की तुलना में ऊना सोलन में तापमान ज्यादा है। राजधानी शिमला का न्यूनतम तापमान शनिवार को 9.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, तो वहीं सोलन का न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हिमाचल में मौसम अब 24 नवंबर तक साफ रहने वाला है। 24 नवंबर तक बारिश बर्फबारी के कोई आसार नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि प्रदेश में अभी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बारिश के कोई आसार नहीं है। ऐसे में आने वाले एक सप्ताह तक प्रदेश में धूप खिली रहेगी। किन्नौर में जियोथर्मल तकनीक से बनेगा सीए स्टोर, सरकार और आइसलैंड की कंपनी के बीच एमओयू साइन। आइसलैंड कंपनी जियोट्रॉपी आइसलैंड नवीन भूतापीय जियोथर्मल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पायलट आधार पर किन्नौर जिला के टापरी में एक नियंत्रित वातावरण सीए स्टोर स्थापित करेगी। सीए स्टोर से स्थानीय सेब उत्पादकों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में इस संबंध में राज्य सरकार और कंपनी के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। एचपीएमसी के प्रबंध निदेशक सुदेश कुमार मोखटा ने राज्य सरकार की ओर से इस पर हस्ताक्षर किए, जबकि जियोट्रॉपी आइसलैंड के अध्यक्ष थॉमस ओटो हैंसन ने कंपनी का प्रतिनिधित्व किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 8 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के इस सीए स्टोर की भंडारण क्षमता 1000 टन होगी। राज्य सरकार इस परियोजना को साकार करने के लिए कंपनी को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि भूतापीय ऊर्जा एक नवीकरणीय स्रोत है जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करता है। यह पर्यावरण को संरक्षित करने के राज्य सरकार के लक्ष्य के अनुरूप है तथा भूतापीय प्रौद्योगिकी को अपनाना कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में भी उपयोगी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रदेश का पहला भूतापीय प्रौद्योगिकी आधारित सीए स्टोर 1 वर्ष की अवधि के भीतर पूरा हो जाएगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कृषि मंत्री चंद्र कुमार, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, भारत में आइसलैंड के राजदूत गोनी ब्रैगसन, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव भरत खेड़ा, प्रधान सचिव आरडी नाजिन, सचिव बागबानी सी पालरासू, मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया, ओएसडी गोपाल शर्मा, प्रबंध निदेशक एचपीएसईबीएल हरिकेश मीना और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। आधुनिक तकनीक से होगा स्थापित प्लांट। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में सतलुज घाटी क्षेत्र में और भी भूतापीय प्रौद्योगिकी आधारित सीए स्टोर स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने राज्य में बिजली उत्पादन के लिए भी आधुनिक युग की इस तकनीक का उपयोग करने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। कंपनी के अध्यक्ष थॉमस ओटो हैंसन ने भंडारण सुविधा के लिए भूतापीय प्रौद्योगिकी को नियोजित करने के लाभों को रेखांकित किया और परियोजना से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान की।
HP 07 छोड़ सभी सीरीज के 0001 नंबर होंगे नीलाम। प्रदेश परिवहन विभाग ने जारी किया प्रारूप। परिवहन विभाग अब 0001 नंबर भी नीलाम करेगा। पहले यह नंबर सिर्फ VVIP के लिए आरक्षित रहता था, लेकिन अब आम लोग भी 0001 खरीद पाएंगे। परिवहन विभाग की ओर से 0001 नंबर की नीलामी के लिए प्रारूप तैयार कर दिया गया है। यह प्रारूप ईगजेट पर प्रकाशित कर दिया गया है। ऐसे में अब परिवहन विभाग ने 7 दिनों के भीतर लोगों से इस बारे में आपत्तियां एवं दावे मांगे हैं। विभाग की ओर से जारी प्रारूप में कहा गया है कि HP 07 सीरीज 0001 से 0010 तक नंबर नीलाम नहीं होंगे। ये नंबर सामान्य प्रशासन विभाग के लिए आरक्षित है। इन नंबरों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को विशेष रजिस्ट्रीकरण फीस में भी छूट दी जाएगी। HP 07 के अलावा सभी सीरीज के 0001 से 0010 तक के सभी नंबर लोग खरीद सकते हैं। VVIP नंबर की खरीद के लिए परिवहन विभाग के इफेसी नंबर पोर्टल पर ऑनलाइन बोली लगेगी। बोली में भाग लेने वाले व्यक्ति को पहले नंबर के बेसिक प्राइस की 30% राशि पहले चुकानी होगी। इसके बाद ही वह बोली में भाग ले पाएगा। गौरतलब है कि VIP नंबर से परिवहन विभाग की अब तक 10 करोड़ से ज्यादा अधिक की आय हो चुकी है। हिमाचल में गाड़ियों के लिए VIP नंबरों का क्रेज बढ़ रहा है। गाड़ियों के लिए VIP नंबर की खरीद के लिए वाहन मालिक करोड़ों रुपए की बोली लगाकर नंबर खरीद रहे हैं। परिवहन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सिर्फ 4 VIP नंबर 55 लाख रुपए की कीमत में बिके हैं। इन चारों नंबरों में से 3 नंबरों की खरीद शिमला जिला में हुई है। इनमें 2 नंबर कोटखाई आरले और 1 VIP नंबर ठियोग RL सीरीज का खरीदा गया है। वहीं एक अन्य VIP नंबर नालागढ़ ILA सीरीज का खरीदा गया है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि VIP नंबर के लिए वाहन मालिक लाखों रुपए खर्च करने को तैयार है। HDM अभी तक HP 99 से 9,999 की सबसे ज्यादा बोली। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सबसे ज्यादा बोली HP 99,999 नंबर की लगी है। यह नंबर 30 लाख रुपए में खरीदा गया है। हालांकि इस नंबर के लिए पहले करोड़ों रुपए की फर्जी बोली लगाई गई थी। इसके बाद विभाग ने ई-ऑक्शन प्रणाली में सुधार किया था ताकि किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा सामने न आए। इस नंबर के बाद दूसरी सबसे ज्यादा बोली HP 09D 0009 नंबर के लिए लगी है। यह ठियोग RLA की सीरीज है। यह नंबर 9.45 लाख रुपए में खरीदा गया है। इसके अलावा HP 12Q0008 नंबर 8.10 लाख रुपए में खरीदा गया है। यह नंबर नालागढ़ की RLA सीरीज का है। HP 99,0007 नंबर 7.5 लाख रुपए में खरीदा गया है। इन 4 नंबरों के लिए सबसे ज्यादा बोली लगाई गई है। कहीं गिफ्ट कार्ड न लगा दे लाखों की चपत, साइबर ठग लोगों को ठगने के लिए आजमा रहे नए नए तरीके। साइबर ठग आए दिन ऑनलाइन ठगी के नए नए तरीके अपनाकर लोगों को लाखों रुपए की चपत लगा रहे हैं। साइबर ठग अब गिफ्ट कार्ड के माध्यम से लोगों से धोखाधड़ी करने का प्रयास कर रहे हैं। साइबर ठगों से बचने को लेकर साइबर सेल शिमला ने एडवाइजरी जारी की है। गिफ्ट कार्ड धोखाधड़ी उपहार कार्ड धोखेबाजों के लिए सबसे लोकप्रिय उपकरण है।
गिफ्ट कार्ड के माध्यम से की गई धोखाधड़ी की रिपोर्ट आजकल की जाती है। प्रत्येक उपहार कार्ड डिजिटल नकदी की तरह होता है, जिसमें स्थायी रूप से जुड़े खाते की जानकारी के बारे में कोई कंपनी नहीं होती है जो इसे एक व्यक्ति से जोड़ सकती है। उपहार कार्डों को व्यापारिक वस्तुओं में या यहां तक कि वापस कॉस्ट में बदलना भी आसान है। साइबर सेल के एएसपी नरवीर राठौर ने बताया कि यदि आपको पैसे या अन्य सहायता मांगने वाला कोई ईमेल प्राप्त होता है तो ध्यान से जांच लें कि यह किसी ऐसे व्यक्ति के सही ईमेल पते से भेजा जा रहा है जिसे आप जानते हैं। उन्होंने बताया कि स्कैमर्स के पास अक्सर एक ऐसा पता होता है जो सटीक दिखता है, लेकिन एक या दो अक्षर का होता है। अगर यह वित्तीय संकट में किसी के लिए मदद का अनुरोध करने वाला कॉल है, तो रुको और उस व्यक्ति को यह जांचने के लिए कॉल करें कि क्या यह वास्तविक स्थिति है। यदि दूसरा व्यक्ति आपसे शीघ्रता से कार्रवाई करने के लिए कह रहा है, तो यह ठगी का एक स्पष्ट संकेत है। एसपी साइबर क्राइम रोहित मालपानी का कहना है कि कोई भी लेन देन करने से पहले सतर्क रहें और ईमेल भेजने वाले या कॉल करने वाले की साख को सत्यापित करें। इसके अलावा यदि दूसरी ओर का व्यक्ति किसी कारणवश अपंग और दुर्गम होने का दावा करता है, एक सम्मेलन में, किसी विदेशी देश में, अस्पताल आदि में, यह आपको धोखेबाज के दावों को क्रॉस सत्यापित करने से रोकने के लिए एक चाल हो सकती है। उन्होंने बताया कि मनगढ़ंत कहानी पर विश्वास न करें और ईमेल कॉल की सामग्री को सत्यापित करने के लिए ज्ञात सत्यापित संपर्क चैनलों के माध्यम से प्रेषक से संपर्क करें। उन्होंने बताया कि ठगी की शिकार हुए लोग 017726203331 और हेल्पलाइन नंबर 1930 पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हिमाचल के ऊंचे क्षेत्रों में उगाएं गेहूं की सप्तधरा किस्म, चारे के लिए राई घास की करे बिजाई। प्रदेश के निचले सिंचित क्षेत्र में गेहूं की HPW 155, BL 907, HS 507, HS 562, HPW 349, HPW 249, HP 368, HPU 236, उन्नत PVW 550, HD 2380, HD 2967 व ऊंचे क्षेत्रों में सप्तधरा किस्मों की बुआई करें। गेहूं के अतिरिक्त जौ की BHS 400, HBL 276, नंगा जौ व चारे के लिए राई घास की बिजाई भी की जा सकती है। गेहूं, जौ, अलसी, जई व राई घास की अगेती बिजाई में सिंचाई करे व अगेती फसल में नाइट्रोजन की शेष मात्रा खेत में डाले। प्रदेश कृषि विवि के वैज्ञानिकों के अनुसार जहां गेहूं की अगेती बिजाई की गई है और खरपतवार के पौधों में 2 से 3 पत्तियां आ गई हो, तो खरपतवारों को नष्ट करने के लिए वेस्टा 16 ग्राम प्रति 30 लीटर पानी प्रति कनाल में घोल बनाकर छिड़काव करें। छिड़काव पंप से करें और छिड़काव के लिए फ्लैट फैन नोजल का इस्तेमाल करें। छिड़काव से 2-3 दिन पहले हल्की सिंचाई दें। खरपतवारनाशी के छिड़काव से पूर्व खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, अन्यथा खरपतवारनाशी का असर नहीं होता है। प्रदेश के निचले एवं मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में प्याज की सुधरी प्रजातियों जैसे पटना रेड, नासिक रेड, पालम लोहिया, पूसा रेड, AFDR तथा AF.LR इत्यादि की पनीरी दे। इन्हीं क्षेत्रों में लहसुन की सुधरी प्रजाति GHC 1 या एग्रीफाउंड पार्वती की बिजाई पंक्तियों में 20 सेंटीमीटर व पौधे में 10 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए करें। बिजाई से पहले 200 से 250 क्विंटल गोबर की गली सड़ी खाद के अतिरिक्त 235 किग्रा इफ्को मिश्रण 12.32.16 खाद तथा 37 किग्रा म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर खेतों में डालें।
निचले एवं मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में मटर की सुधरी प्रजातियों जैसे पालम समूल, पंजाब नवासी, पालम प्रिया, आजाद P1, आजाद P3 एवं GS10 की बिजाई 45 से 20 सेंटीमीटर कतारों तथा 10 से 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी पर करें। इन्हीं क्षेत्रों में मूली, गाजर व शलजम इत्यादि में पौधे की छटाई करें। फूलगोभी, बंदगोभी, ब्रोकली, चाइनीज सरसों इत्यादि की रोपाई 45 से 60 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति तथा 30 से 45 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी पर करें। गांठ गोभी, पालक, लेट्यूस, मेथी, धनिया व क्यों वोकला आदि को भी लगाने व बोने का उचित समय है। रोपाई से पूर्व 200 से 250 क्विंटल गोबर की गली सड़ी खाद के अतिरिक्त 185 किलोग्राम इफ्को मिश्रण 12.32.16 खाद तथा 30 से 10 किग्रा म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से खेतों में डालें। 2 लाख हेक्टेयर वन भूमि पर लाएंगे हरियाली, जायका प्रोजेक्ट को ग्रासरूट पर पहुंचाने के निर्देश। जायका वानिकी परियोजना के कार्यों को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल एवं मुख्य परियोजना निदेशक नागेश कुमार गुलेरिया ने सभी फील्ड स्टाफ को दिशा निर्देश जारी किए। एक दिवसीय समीक्षा कार्यशाला को संबोधित करते हुए फॉरेस्ट रेंज अफसरों एवं टीम मेंबर्स को आगामी लक्ष्य तय किए। कार्यशाला को संबोधित करते हुए नागेश कुमार गुलेरिया ने सभी फील्ड तकनीकी यूनिट्स को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में नर्सरियों को और सुदृढ़ करने की सख्त जरूरत है। मुख्य परियोजना निदेशक नागेश कुमार गुलेरिया ने बिलासपुर सदर, स्वारघाट, घुमारवीं और झंडूता रेंज के अधिकारियों से अब तक किए गए कार्यों की पूरी रिपोर्ट भी मांगी। इस दौरान विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के आय में सृजन करने बारे भी विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि हिमाचल में साल 2030 तक 2 लाख हेक्टेयर वन भूमि पर पौधे लगाए जाएंगे। सरकार ने प्रदेश के 30% भाग को वनों के अधीन लाने का लक्ष्य रखा है। साल 2030 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रति वर्ष 12,000 हेक्टेयर वन भूमि पर पौधारोपण किया जाना अपेक्षित है। इसके लिए अतिरिक्त वित्तीय स्रोत तलाशने होंगे। नागेश कुमार गुलेरिया ने कहा कि इस साल बरसात के दौरान 55 से अधिक प्रजातियों के पौधे रोपे गए। उन्होंने कहा कि अच्छे पौधारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए जहां 90% से अधिक उत्तर जीवन होगा, उन ग्राम वन विकास समिति को बतौर इनाम 10,000 की राशि दी जाएगी। नागेश कुमार गुलेरिया ने सिल्वीकल्चर, डिमार्केशन, पृथक्करण और बाउंड्री पिलर बनाने के लिए धन उपलब्ध करवाने की भी बात कही। हमीरपुर हेल्थ पोर्टल पर डाटा अपलोड करने में अव्वल, देश भर में पाया पहला स्थान। इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म IHIP पोर्टल पर रियल टाइम डाटा अपलोड करने में हमीरपुर जिला पूरे देश में पहले नंबर पर रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर ऑनलाइन संचालन के लिए जिला को देश भर में अव्वल आना हिमाचल प्रदेश के लिए गौरव की बात है। ऑल इंडिया लेवल पर सिर्फ 2 जिला को प्रथम चुना गया है, जिनमें हिमाचल प्रदेश का सबसे साक्षर जिला हमीरपुर तथा हरियाणा का जिला झज्जर शामिल है। हमीरपुर ने PHC से लेकर CHC व लैब का सारा डाटा ऑनलाइन अपलोड किया है। यह रोगों पर निगरानी रखने वाला पोर्टल है, जो कि वर्ष 2021 में शुरू हुआ था। IHIP पोर्टल पर बीमारियों से संबंधित जानकारी साझा की जाती है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की मेहनत का फल है कि आज हमीरपुर जिला रियल टाइम डाटा अपलोड करने में देश भर में अव्वल आका गया है। बता दें कि PHC या CHC के बाद लैब में जांच के बाद बीमारी का डाटा रियल टाइम अपलोड किया जाता है।
यह डाटा IHIP पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। यह डाटा किसी बीमारी के संदर्भ में जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध करवाता है। इसका मुख्य मकसद बीमारी को फैलने से पहले ही रोक लेना है। डाटा ऑनलाइन होने पर प्रदेश स्तर तक पता चल जाता है कि कौन सी बीमारी गंभीर है। जाहिर है कि हमीरपुर के टॉनी देवी में पीलिया फैला था, तो उसका मॉनिटरिंग कर डाटा ऑनलाइन किया गया था। त्वरित उपचार की सुविधा मिलने के कारण बीमारी को कंट्रोल किया गया। हालांकि पीलिया से पीड़ित 350 से अधिक लोग हुए थे। चिकित्सकों की दिन रात की मेहनत रंग लाई तथा पीलिया से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. R.K. अग्निहोत्री ने बताया कि IHIP पोर्टल में रियल टाइम डाटा ऑनलाइन करने में देश भर में हमीरपुर जिला अव्वल रहा है। देश भर से सिर्फ हिमाचल का हमीरपुर और हरियाणा का झज्जर जिला शामिल है। PHC, CHC तथा लैब से रियल टाइम डाटा पोर्टल पर अपलोड किया गया है। HDM हेल्थ मिनिस्ट्री से आई थी डॉ. आरती निर्मला। जिला IHIP में सबसे अग्रणी होने के चलते सेंटर हेल्थ मिनिस्ट्री से डॉ. आरती निर्मला हमीरपुर आई थी। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ समन्वय स्थापित किया। इसके लिए उन्होंने CHC, PHC तथा लैब का भी दौरा किया। DA के साथ एरियर भी दें। प्रदेश TGT कला संघ ने वित्त विभाग को भेजा ज्ञापन। प्रदेश वित्त विभाग मासिक किस्तों में DA और एरियर भुगतान के लिए योजना बनाए। DA और एरियर भुगतान के लिए राजकीय TGT कला संघ ने प्रदेश के वित्त सचिव को एक ज्ञापन प्रेषित किया है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कौशल, प्रदेश महासचिव विजय, स्टेट डेलीगेट्स संजय, दुनीचंद, सोहन, सुरेश, रणवीर, सागर, संजय, विजेश, विजय, सुभाष, राकेश, पवन, कुलबीर, यशपाल, जरनैल, रामकृष्ण, मोहिंद्र, रमेश, अमित ने कहा कि प्रदेश सरकार को अब अगले बजट सत्र के लिए आर्थिक योजना बनानी है और वर्ष 2016 से कर्मचारियों के वेतन आयोग का अधिकतम एरियर अभी तक नहीं दिया जा सका है, जबकि 12% DA और उसका एरियर भी देना बाकी है, जो जनवरी 2024 से 15% हो जाएगा। इस तरह यह भुगतान जटिल बन जाएगा और कर्मचारियों का आर्थिक अधिकार समय पर उनको नहीं मिल रहा है। ऐसे में DA का लंबित भुगतान वर्ष 2024 में सुनिश्चित करना होगा, जबकि DA का एरियर भी एकमुश्त दिया जाना अपेक्षित है। वेतन आयोग का एरियर किश्तों में प्रतिमाह वेतन के साथ देना शुरू किया जाए, ताकि अगले वेतन आयोग से पहले वर्ष 2016 से लागू वेतन आयोग का लाभ दिया जा सके। अगर किस्तों में भी भुगतान अब शुरू कर दिया जाए तो ही अगले 3 वर्षों में यह भुगतान संभव होगा। कहाँ गई 4 सितंबर 2014 की इंक्रीमेंट? वित्त विभाग ने 2016 के पे स्केल देते हुए वर्ष 2012 के बढ़े हुए ग्रेड पे लाभ छीन लिए हैं। 2.59 फैक्टर लेने वालों को 2006 के स्केल अनुसार लाभ मिले हैं। वर्ष 2012 के हायर ग्रेड पे लाभ देने के एवज में कर्मचारियों को 4 सितंबर 2014 में एक इंक्रीमेंट नहीं दी गई थी और अब अगर उनसे हायर ग्रेड पे लाभ छीनने पर वह इंक्रीमेंट बहाल की जानी चाहिए। कांग्रेस की गारंटियों की तरह ही निकली दिवाली पर 100 ग्राम एक्स्ट्रा चीनी देने की घोषणा। जयराम। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश के लोगों से वादे करके वाहवाही लूटती है और बाद में उसे पूरा नहीं करती है। यह कांग्रेस की आदत बन चुकी है। कांग्रेस ने चुनाव के पहले 10 गारंटियां दी, एक भी नहीं पूरी की।
उसी तरह दिवाली में सुख की सरकार ने डिपो में प्रति व्यक्ति 100 ग्राम एक्स्ट्रा चीनी देने की घोषणा करके मीडिया में खूब वाहवाही लूटी और दिवाली के बाद एक हफ्ते बीत जाने के बाद भी लोगों को चीनी नहीं मिल पाई है। इतना ही नहीं, सरकार ने हर महीने नियमित तौर पर डिपो में प्रति व्यक्ति दी जाने वाली 500 ग्राम चीनी भी नहीं दी। यह तो हर साल 1 लाख लोगों को 1 लाख रोजगार देने का वादा करके 10,000 लोगों को नौकरी से निकालने वाली बात हो गई। कांग्रेस इसी तरह से जो कहती है उसका उल्टा करती है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए महंगाई के लिए शोर डालती थी और जब सरकार में आई तो हर जगह महंगाई बढ़ा दी। डिपोओं पर मिलने वाले राशन के दाम 20% तक बढ़ा दिए। डिपोओं में मिलने वाले दालों की संख्या 3 से घटाकर 2 कर दी। इसी तरह से कांग्रेस सरकार ने सुख की सरकार का नारा देकर प्रदेशवासियों को धोखा देने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार वही वादे करे जो वह पूरा कर सके तो अच्छा होगा, नहीं तो कांग्रेस के नेताओं का आम लोगों के बीच जाना दूभर हो जाएगा। आपदा प्रभावित 9,655 और घरों के निर्माण की मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री का आभार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित परिवारों के लिए 9,655 घरों के निर्माण को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार का आभार जताया है। केंद्र द्वारा पहले ही 6,551 प्रधानमंत्री आवास हिमाचल प्रदेश के लोगों को पहले ही दिए जा चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या में आवासों को मंजूरी देने से आपदा प्रभावितों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आपदा प्रभावितों और प्रदेश सरकार के साथ है। राज्य सरकार केंद्र द्वारा सहयोग दिए जाने के बाद भी सहयोग मिलने की बात नकार रही है। प्रदेश सरकार का यह रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से आपदा प्रभावितों को हर प्रकार की राहत दी जा रही है, जिससे आपदा से हुए नुकसान की जल्दी से भरपाई हो सके। केंद्र सरकार से उठाएंगे अमृतसर शिमला फ्लाइट के महंगे किराए का मसला, कश्यप का आश्वासन। शिमला अमृतसर फ्लाइट के महंगे किराए का मामला सांसद सुरेश कश्यप केंद्र सरकार के समक्ष उठाएंगे। उन्होंने कहा कि एयरलाइंस डायनेमिक रेट के हिसाब से कुछ सीटों पर अच्छे रेट दे रही है, पर अंतिम सीटें कुछ ज्यादा ही महंगी हैं। इस विषय को लेकर भी हम केंद्र को अपने सुझाव प्रेषित करेंगे और लोकसभा सत्र के दौरान भी इन टिकटों के पैसे कैसे कम हो सके उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सांसद सुरेश कश्यप ने शिमला हवाई अड्डे से शिमला से अमृतसर नियमित रूप से चलने वाली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि यह हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व का विषय है कि दिल्ली से शिमला फ्लाइट के बाद अब अमृतसर शिमला फ्लाइट भी शुरू हो गई है। इससे हिमाचल प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस फ्लाइट के शुरू होने से हिमाचल प्रदेश और शिमला को बड़ा लाभ होगा। इस कार्य के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय उड्डयन मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल का विशेष रूप से धन्यवाद किया। प्रवासी पक्षियों से गुलजार हुई पौंग झील, बर्ड वॉचर्स की 15 टीमों का गठन, ड्रोन से भी होगी निगरानी। पौंग झील में प्रवासी पक्षियों ने डेरा जमाना शुरू कर दिया है। झील में अब तक अलग अलग प्रजातियों के करीब 34,000 प्रवासी पक्षी अपना डेरा जमा चुके हैं। झील में पक्षियों के आने साथ ही शिकारी भी सक्रिय हो जाते हैं।
पक्षियों के अवैध शिकार को रोकने के लिए वन्य प्राणी विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। विभाग ने पक्षियों की सुरक्षा के मद्देनजर पौंग झील को 15 बीटों में विभाजित करके बर्ड वॉचर्स की 15 टीमों का गठन कर लिया है, जो दूरबीन के जरिए दिन रात पक्षियों की सुरक्षा में चौकस रहेंगे। इसके अलावा ड्रोन से भी पक्षियों पर विभाग की नजर रहेगी। बता दें कि प्रवासी पक्षियों की आमद के साथ ही अवैध शिकार करने वाले शिकारी भी शिकार में सक्रिय हो जाते हैं और बार हेडेड गूस प्रजाति के प्रवासी पक्षी को अपना शिकार बनाते हैं। ड्रोन की सहायता से प्रवासी पक्षियों के अवैध शिकार पर रोक लगाने में वन्य प्राणी विभाग कुछ हद तक कामयाब भी हुआ है और पिछले 4-5 सालों से अवैध शिकार का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। पौंग झील में प्रवासी पक्षियों की आमद से झील गुलजार हो गई है। प्रवासी पक्षियों की चहचहाट व तैराकी की अटखेलियों को देखने के लिए पर्यटक भी पहुंचने शुरू हो गए हैं। पर्यटक विदेशी परिंदों के साथ खूब मौजमस्ती कर रहे हैं। छुट्टी वाले दिन पौंग झील में पर्यटकों की खूब आमद होती है। पौंग झील में अभी तक करीब 35,000 प्रवासी पक्षी पहुंच चुके हैं, जबकि पक्षियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। साइबेरिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफ्रीका व अमेरिका सहित अन्य बाहरी देशों में ठंड अत्यधिक बढ़ जाने से प्रवासी पक्षी पौंग झील में पहुंचते हैं, जिनके आने से झील गुलजार हो जाती है। प्रवासी पक्षी कहां से आते हैं, इसकी परख करने के लिए जनवरी महीने में वार्षिक गणना पर प्रवासी पक्षियों के पंजों में रिंग भी डाले जाते हैं। इससे इन पक्षियों के गंतव्य स्थान का भी पता लगाया जाता है। यह प्रवासी पक्षी सर्दियों का मौसम शुरू होते ही नवंबर माह में झील में पहुंचते हैं तथा अप्रैल माह तक झील में डेरा जमाए रखते हैं। बाहरी देशों में ज्यादा ठंड होने के कारण जब नदियों, झीलों का पानी बर्फ में तब्दील हो जाता है, तो प्रवासी पक्षी पौंग झील में पहुंचते हैं तथा अप्रैल माह के बाद दोबारा अपने वतन लौटने शुरू हो जाते हैं। वहीं इस बारे में वन्य प्राणी विभाग हमीरपुर के डीएफओ रेजिनॉल्ड रॉयस्टोन ने बताया कि प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा के लिए दूरबीन से लैस बर्ड वॉचर तैनात कर दिए गए हैं। पौंग झील में बर्ड वॉचरों की 15 टीमें पक्षियों पर नजर रखेंगी। प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा के लिए ड्रोन से भी विभाग पौंग झील पर नजर रखेगा। ट्रक में बैठे थे यूपी के 25 श्रद्धालु। कांगड़ा में अचानक पीछे की तरफ लुढ़कने लगा वाहन और फिर मटौर शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग 88 पुराना कांगड़ा श्राद्ध बढ़ मंदिर के पास शुक्रवार देर रात उस समय बड़ा हादसा होने से टल गया, जब एक ट्रक में तकनीकी खराबी होने के कारण ट्रक पीछे की ओर लुढ़कने लगा। बताया जा रहा है कि यूपी के सहारनपुर से श्रद्धालुओं का एक जत्था रात लगभग 12 बजे कांगड़ा की ओर आ रहा था। तभी पुराना कांगड़ा श्राद्ध बढ़ मंदिर के पास ट्रक में तकनीकी खराब होने व चढ़ाई होने की वजह से ट्रक पीछे की ओर चलने लगा। तभी पहाड़ी के साथ लगते पैरामीटर से ट्रक टकरा गया और वहीं रुक गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। जानकारी मुताबिक मालवाहक ट्रक में 20 से 25 श्रद्धालु बैठे थे। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।